सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे कि बाबा साहब ने अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा क्या दी है। जनरली तौर पर हम लोग अल्पसंख्यक का मतलब ये सोचते हैं कि जिस जाति या धर्म के लोग बड़ी कम संख्या में होते हैं उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथियों। उस समय लगभग 6 करोड़ अस्पृश्य थे, दलित वर्ग के लोग थे। बावजूद इसके बाबा साहब साइमन कमीशन से डिमांड करते हैं कि वो दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्रदान करें। ये लगातार डिमांड बाबा साहब की बनी रहती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, आज के अम्बेडकर संदेश में एक जगह बाबा साहब कहते हैं कि मैं केवल दलित वर्गों के लिए बोल रहा हूँ। तो आखिर किस संदर्भ में बाबा साहब ऐसा कहते हैं? आज के अम्बेडकर संदेश में अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब देना बहुत जरूरी होगा। आज के अम्बेडकर संदेश महत्वपूर्ण होने के नाते हमारा आपसे निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिए। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन बाबा साहब को आमंत्रित करता है और साइमन कमीशन और बाबा साहब आमने सामने होते हैं। जब सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, 295 प्रश्नों का जवाब बाबा साहब देते हैं बहुत शानदार तरीके से। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में प्रश्न संख्या 170 से लेकर 188 तक हम बात करेंगे, जिसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब से पूछे गए हैं। बाबा साहब से एक प्रश्न किया जाता है कि क्या आप दलितों को वास्तविक हिंदू कहेंगे? तब बाबा साहब कहते हैं, नामों के बारे में इतनी परवाह नहीं करता। जब तक मैं हिंदू समुदाय से बाहर हूं तो मैं अपने आप को हिंदू कहूं या गैर हिंदू, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? साइमन कमीशन क्या कहता है हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज का अम्बेडकर संदेश हम प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 191 से लेकर 193 तक। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर साइमन कमीशन के सदस्यगण बाबा साहब से कहते हैं कि दुनिया में इससे पूरा फर्क पड़ता है। जब बाबा साहब कहते हैं मैं अपने आप को हिंदू कहूँ या गैर हिंदू, इससे क्या फर्क पड़ता है? साइमन कमीशन कहता है कि दुनिया में इससे पूरा फर्क पड़ता है। यदि आप हिंदू धर्म से बाहर हैं तो आप पर हिंदू कानून लागू नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि आप 1923 के अधिनियम 30 के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते, जिसने जहां तक विवाह संबंधी कानून का प्रश्न है, एक हिंदू और एक महार तथा स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच सभी जातिगत भेद पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यदि आप उस समुदाय से बाहर जाते हैं, उस सामाजिक व्यवस्था के बाहर जाते हैं और अपने आप को गैर हिंदू कहते हैं, तो आप हिंदू कानून की सीमा से बाहर होंगे। बाबा साहब कहते हैं हो सकता है। तब आप किस कानून के तहत आएंगे? बाबा साहब कहते हैं हम पर हिंदू कानून लागू होता है। जैसे खोजाओं पर जो मुसलमान है परंतु जहां तक संपत्ति का संबंध है वे हिंदू कानून की सीमा में रहना चाहते हैं। मतलब मुसलमान होते हुए भी अगर हिंदुओं का कानून उन पर संपत्ति के मामले में लागू होता है, तो दलित होते हुए भी हिंदुओं का कानून दलितों पर लागू होता है। ये बाबा साहब स्पष्ट करते हैं। और आप 1923 के अधिनियम 30 के अंतर्गत हैं, आप हिंदू कानूनों के अंतर्गत हैं। तब बाबा साहब कहते हैं मैं नहीं कह सकता कि शादी के बारे में दलित वर्गों का क्या विचार है। अब क्या आप अपने ज्ञापन पर आएंगे? आपने प्रश्न संख्या 39 पर क्या कहा है? और आपने मेरे मित्र कीका भाई के प्रश्न के उत्तर में दोहराया है कि समुदाय की स्थिति का अर्थ है कि उसे सामाजिक संघर्ष में उसके आत्मरक्षा का अधिकार हो। ये अधिकार स्पष्टतः उस समाज की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। तब बाबा साहब कहते हैं ठीक है, उस सिद्धांत का प्रतिफल है कि जिस समुदाय की स्थिति जितनी नीची है उसको अन्य समुदायों की अपेक्षा उतना ही अधिक चुनाव संबंधी लाभ मिलना चाहिए। क्या आप इस अंतिम वाक्य को पिछले 2 वाक्यों का एक संगत निष्कर्ष मानते हैं, समझते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। आप इसे युक्त संगत निष्कर्ष कैसे मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसके बाद साइमन कमीशन की तरफ से प्रश्न किया जाता है कि मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जो आपने कहा था कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग के अतिरिक्त सभा महसूस करती है कि इसे देश के संविधान में खंडों के समावेश की मांग भी करनी चाहिए। खंडों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जैसे प्रत्येक दलित वर्ग को ये अधिकार हो कि उनमें से ही एक विशेष पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाए। बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि संसद के अधिनियम में इस आशय का एक खंड होना चाहिए कि भारत में दलित वर्गों का उनमें से ही प्रत्येक जिले में एक पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मैं इसमें कुछ विचित्रता नहीं पाता। मान लीजिए यदि सभी समुदायों के बारे में
एक उस आशय का प्रावधान कर दिया जाए, क्योंकि यदि आपको कतिपय संवैधानिक गारंटी मिल जाती है तो इसका अर्थ यही होगा कि दूसरे समुदायों का भी वैसा ही अधिकार मिले। तो आप सभी सरकारी पदों को और अन्य चीज़ों को विभिन्न समुदायों में वितरित कर देंगे। और क्या आप भारत के लिए ऐसा ही संविधान चाहते हैं? तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता, मैं तो केवल दलित वर्गों के लिए बोल रहा हूँ। क्या मैं एक बात स्पष्ट कर दूं? बाबा साहब यहाँ कहते हैं एक बात बाबा साहब स्पष्ट करना चाहते हैं। तब यह साइमन कमीशन के सदस्यगण पूछते हैं क्या मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं? बाबा साहब कहते हैं क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर लूं? वो कहते हैं कि क्या मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं? यह एक ऐसी बात है जिसके परिणाम स्वरूप आपके दिमाग में कोई आशंका नहीं उठेगी। ये बात तो साइमन कमीशन की तरफ से कहा जाता है। तो बाबा साहब यहाँ पर बात पूरा नहीं करने देते हैं और कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर इसके पहले कि आप कुछ और कहें, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द को बाबा साहब यहाँ क्लियर करते हैं मेरे साथियों। आखिर अल्पसंख्यक का मतलब है क्या, जिस प्रश्न को हमने आज के अम्बेडकर संदेश के स्टार्टिंग में भी उठाया था। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं मैं नहीं समझता कि हमें एक ऐसे समुदाय को जिसके लोगों की संख्या कम है राजनीतिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक रूप से एक अल्पसंख्यक समुदाय मान लेना चाहिए। एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय जिसे सताया जाता है। यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब बाबा साहब कहते हैं जिसे सताया जाता है अथवा जिसको बहुसंख्यकों द्वारा अधिकारों से वंचित रखा जाता है। बहुसंख्यकों द्वारा अधिकारों से वंचित रखा जाता है, वह ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय होगा जिसे राजनीतिक प्रयोजनों के योग्य माना जाएगा। यानी कि ऐसा अल्पसंख्यक जिसको सताया गया, जिस पर शोषण अत्याचार किया गया, बहुसंख्यकों को द्वारा किया गया, तो उस वर्ग को हम अल्पसंख्यक कहेंगे, न कि संख्या के आधार पर हम अल्पसंख्यक तय करेंगे। मेरे साथियों ये बहुत बड़ी बात आज क्लियर हुई होगी आपको भी और मुझे भी क्लियर हुई है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अन्य देशों में जहाँ पर ऐसे अल्पसंख्यक हैं वहाँ प्रावधान किए गए हैं। कभी कभी वहाँ अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक मंत्री होता है। क्या आपने इस बारे में सोचा? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। मान लिया हम आपको संरक्षण देते हैं, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इतना कह ही पाए थे साइमन कमीशन के सदस्यगण कि बाबा साहब बीच में रोक देते हैं और कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने देखा है कि शांति के बाद विभिन्न यूरोपीय देशों में, जिनमें अधिकांश स्लोवेनिक राष्ट्र भी शामिल हैं, जो नए संविधान बनाए गए हैं, उनमें यह सिद्धांत बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। मैंने इस विषय पर कुछ विशेष ध्यान दिया है। तब बाबा साहब अगला प्रश्न बाबा साहब से लॉर्ड वर्ण हम करते हैं, क्या उस सिद्धांत पर अमल हुआ है? बाबा साहब कहते हैं और उसे संविधान का अंग बना दिया गया है। अमल नहीं हुआ तो आखिर संविधान का अंग क्यों बना दिया गया? क्या व्यवहार में उस पर अमल भी हुआ है? तब बाबा साहब कहते हैं व्यवहार में अमल हुआ है। और खास बात यह है कि यदि अल्पसंख्यक यह अनुभव करें कि गारंटी पूरी नहीं की गई है तो उन्हें लीग ऑफ नेशंस में अपील करने का अधिकार है। मेरे साथियों अगला प्रश्न बाबा साहब से है कि मेरे सिद्धांत से कोई लड़ाई नहीं है। साइमन कमीशन कहता है मेरा सिद्धांत से कोई लड़ाई नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं और मैं ये कह दूं कि स्वरूप के बारे में मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है। आपने जो योजना बताई है उसे यदि, अब साइमन कमीशन कहते हैं कि उसे यदि इस देश के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो इससे एक स्थायी वर्ग संघर्ष नहीं छिड़ जाएगा। यानी कि वर्ग संघर्ष की आशंका यहाँ पर साइमन कमीशन ने जताया है। तब बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता है, पर वह बहुसंख्यकों के रवैये पर निर्भर करेगा। बहुसंख्यक अगर अपना शोषण अत्याचार का रवैया जारी रखेंगे तो हो सकता है कि वर्ग संघर्ष छिड़ जाए, कहने का तात्पर्य है। लेकिन अगर अल्पसंख्यकों के साथ अपना व्यवहार बहुसंख्यक लोग बदल देते हैं, नम्रता विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में समानता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व का व्यवहार अगर वो करते हैं तो ऐसे किसी भी वर्ग संघर्ष की कोई आशंका नहीं है। बाबा साहब इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता है पर वह बहुसंख्यकों के रवैये पर निर्भर होगा। अतः एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में आप इसके बारे में इसके लिए आग्रह नहीं करेंगे। तब बाबा साहब कहते हैं वास्तव में ये सब प्रावधान यद्यपि मैं उन पर आग्रह करता हूँ अस्थायी होंगे। मैं सोचता भी हूँ
और इसकी इच्छा भी रखता हूं कि एक ऐसा समय आएगा जब भारत अखंड होगा। जब भारत अखंड होगा, और मैं समझता हूं कि उस समय ये सब बातें जरूरी नहीं होगी, परंतु यह अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। मेरे साथियों, कितनी बड़ी बात बाबा साहब भारत के बारे में कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब भारत अखंड भारत बनेगा। यानी कि भारत के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में कितने सुंदर विचार बाबा साहब के हैं। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बहुत शानदार था, बहुत सुंदर था। निश्चित तौर पर ये समाज के जन जन तक पहुंचना चाहिए। लोगों, हर व्यक्ति के पास, हर अम्बेडकरवादी के पास इस तरह का अम्बेडकर संदेश शेयर किया जाना चाहिए आपके द्वारा। आपने वीडियो को, अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाबा साहब किसे अल्पसंख्यक कहते हैं, यही आज का प्रश्न है। सही मायने में बाबा साहब अल्पसंख्यक समुदाय किसे कहते हैं मेरे साथियों, आपको जवाब लिखना है बहुत प्रिसाइज करके मैंने, और इस प्रश्न का जवाब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।